हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो जेईई एडवांस में आ चुका है उसको लेकर के आया हूं। इससे हम लोग श्रोडिंगर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल भी होता है। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं आपके सामने में है, द वेव फंक्शन साई NLM इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसको देख करके ही पता चल गया होगा कि ये सवाल किसका है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताते चलता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ पर ये जो साई होता है ये क्या होता है, ये एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक वेव फंक्शन होता है। ये साई NL और ML पे डिपेंड करता है। ये NL और ML क्या है? ये क्वांटम नंबर है। तो यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और ML क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि L के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि m का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। और ये जो वेव फंक्शन है ये दो चीज़ों से मिलकर के बनाओ, दो फंक्शन से मिलकर के बनाओ, एक रेडियल फंक्शन और दूसरा एंगुलर फंक्शंस। तो साई को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन r इंटू फाई, और ये डिपेंड करता है थीटा इंटू फाई। ये एंगुलर पार्ट है, ये साई का क्या है? एंगुलर पार्ट है, और ये क्या है आपका? रेडियल पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ये रेडियल पार्ट इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसके किसके ऊपर में डिपेंड करता है, ये n और l पे डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट l और ml पे डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, इसके इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एंगुलर पार्ट का इक्वेशन नहीं भी पता, अगर आपको रेडियल पार्ट का इक्वेशन पता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी सवाल आपके आने वाले वो सब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं, वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं या फिर वो मैच द कॉलम टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो वहां पर जो आपको वैल्यूज दी गई होगी एकदम एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन भी याद है रेडियल वेव का तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सवाल कैसा पूछा गया। अब आपको ये सामने में 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। कॉलम 1 है जिसमें ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा गया है, दूसरा कॉलम 2 है और तीसरा कॉलम 3 है। इन सब में कुछ कुछ डेटास दिए हुए हैं और इन डेटास का यूज करके हम लोगों को यहाँ पर मैच द कॉलम टाइप का सवाल इससे निकल करके आने वाला है। और अगर आप चीज़ों को सही से प्रिडिक्ट कर पाएं तो आपके लिए यह सवाल दाल भात के जैसा हो जाएगा, मतलब बस खाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन का, कि रेडियल वेव फंक्शन जो है आपका, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है c इंटू जेड बाई ए नॉट का पावर 3/2 इंटू सिग्मा एल इंटू ई का पावर माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू एक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पर, और उस पॉलिनोमियल का एक अपना ऑर्डर होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है 2, लीनियर इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन किसका होगा? ऑफ सिग्मा होगा, या फिर अगर आप सिग्मा के टर्म्स में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आर के टर्म्स में आपके पास आ ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं सिग्मा ऑब्लिक आर का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। अब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? उसको आप प्रिडिक्ट करेंगे n-l-1 का यूज करके। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ये फॉर्मूला क्या चीज से रिलेट करता है? ये फॉर्मूला आपके रेडियल नोड से रिलेट करता है। आप उसका ऑर्डर रेडियल नोड को निकाल करके आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बोलो यहां तक आया कि नहीं आया? तो ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेडियल पार्ट, फॉर द रेडियल फंक्शन। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपके पास 1s है, 2s है, 2pz है और 3dz² है। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है सर ये सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? तो इस सिग्मा का वैल्यू जो होता है वो 2 इंटू जेड बाई एन ए नॉट इंटू आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 इंटू z इंटू आर बाई एन ए नॉट के बराबर होता है। इसमें z क्या है? एटॉमिक नंबर है। r जिस पे डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस है। न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर आप चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं या कितनी दूरी पर चीज़ों पे आप प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं वो r है। ये a नॉट आपको पता ही है।
ए नॉट आपका भोर का जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो यही है, वो ए नॉट है यहाँ पर। क्लियर है? ये ई आपको पता ही है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल गया। अब आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है? 1s है, 2s है, 2p है और 3dz² है। बोलो हाँ या ना? यही है ना आपके पास? 1s है, 2s है, 2p है और 3dz² है। आप देखेंगे तो 2pz दिया हुआ होगा, है ना? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2pz। तो अब इन ऑर्बिटल्स का सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? रेडियल नोड्स निकाल लेंगे। तो रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा? n का वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? कोफिशिएंट को देख करके। l का वैल्यू जो होता है वो s का 0 होता है, l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए क्या होता है बच्चों? 3 होता है। हाँ या ना? चलिए आपको n का वैल्यू भी पता चल गया। l इसका जो कोफिशिएंट है वही उसका n का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 1 - 0 - 1 हो गया। n का वैल्यू 1 है और 0 आपका l का वैल्यू हो गया -1। इसी से तो आपको रेडियल नोड के बारे में पता चलने वाला है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली आप इसका निकालेंगे तो 2 - 0 - 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। मतलब एक रेडियल नोड वहाँ पर प्रेजेंट होगा। वहीं अगर मैं 2pz का बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 1, आंसर हो जाएगा 0। और 3dz² का बात करूं तो 3 - 2 - 1, इसका भी रेडियल नोड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला मान लीजिए याद नहीं है, अब इस क्वेश्चन को देख करके तो बच्चे डर जाएंगे कि सर ये सब फॉर्मूला आ गया, हमको तो याद ही नहीं है। अरे बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खाली चेक करना है, एकदम बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक बात तो आपको रेडियल नोड के बारे में पता चल गया। ठीक, अब हमको R1s का अगर हमको वैल्यू लिखना है तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 1s के लिए? 0। L का वैल्यू 0 हो जाएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आप यहां पर इसको यहां पर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? c × z बाई a0 का पावर 3/2 इंटू ये L का वैल्यू तो 0 हो गया, तो इसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। e का पावर -σ/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? ZR/n a0। अब n का वैल्यू यहां पर क्या है? 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ZR/a0। ये हो गया आपका 1s का इक्वेशन। क्या कोई पॉलिनोमियल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका रेडियल नोड आपका 0 है। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? 0। और अगर 0 हो गया मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ऑर्डर 0 हो जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ऑर्डर 0 हो जाता है मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब बोलेंगे सर हमको कांस्टेंट का वैल्यू हर किसी के लिए याद करना पड़ेगा। नहीं, बाकी सारी चीजों को देख लो ना, बाकी सारी चीजों को मैच करके देख लो। क्यों आपको c का वैल्यू याद रखना? और अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज है कि नहीं? तो 1s के लिए c का वैल्यू 2 होता है, 2s के लिए 1/2√2 होता है ना? उन सारी बातों पर तो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे जब कभी भी हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दिया। उसी तरीके से आपको R2s का निकालना है, तब n का वैल्यू 2 हो जाएगा। और बताओ फटाफट L का वैल्यू तो अभी भी 0 रहने वाला है। L का वैल्यू क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? c × z बाई a0 का पावर 3/2। ये फिर से 1 हो गया, क्योंकि किसी का भी पावर 0 मतलब 1 कांस्टेंट बन जाता है ना भाई 1। अरे a का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ या ना? किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ पर e का पावर -σ/2z/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो e टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा? -ZR/n a0। अब n का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं है, n का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2a0। इसका भी पॉलिनोमियल क्या आएगा? इसका पॉलिनोमियल में एक फंक्शन आएगा और ये होगा 2 - σ, अगर तुम एग्जैक्ट बात करो तो। लेकिन अगर मान लो ये याद नहीं भी है और यहाँ c का वैल्यू होता है 1/2√2, मान लो याद नहीं है हमको, लेकिन हमको एक बात तो पता है ना कि जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसमें सिग्मा का पावर मैक्सिमम क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला। क्लियर? तो आपको बस ये चेक करना होगा कि 1 वाला कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया तो वो 2s का नहीं है इक्वेशन। अगर वही मैं बात करूं r का वैल्यू, ऐसे ये r लिखना ज़्यादा सही होगा, ये r लिखना ज़्यादा सही होगा। अब मैं 2p का अगर बात करूं तो ये हो जाएगा c × z/a0 का पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर से पहले सिग्मा l है। अब l का वैल्यू 0 नहीं है, अब l का वैल्यू 0 नहीं है, l का वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिग्मा। यहां पर आप क्या लिखोगे? सिग्मा। और इस सिग्मा के जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 × ZR/n का वैल्यू है 2a0। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। e टू दी पावर ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा -ZR/2a0 इंटू
पॉलिनोमियल कैसा बनेगा 2p के लिए, रेडियल नोड आपका 0 है तो पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट आने वाला है। ठीक, वही मैं अगर r का बात करूं फॉर 3dz² तो यहाँ पर भी c इंटू जेड बाई ए नॉट का पावर 3/2 इंटू, अब सिग्मा का l का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सिग्मा के पावर जो l है यहाँ पर dz² है तो d के लिए l का वैल्यू क्या लेते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर मतलब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई n का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3a0 इंटू e टू द पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा माइनस ZR/3a0। यहाँ पर भी पॉलिनोमियल आपका क्या आने वाला, कांस्टेंट आने वाला। तो ये इक्वेशन आपके सामने में निकल करके आ गया। अब आप देख रहे हो ये और ये फंक्शन कुछ एक ही टाइप का दिख रहा है। r को अगर मैं बाहर लिख दूं तो ये Z/a0 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर जब बेस सेम रहता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं लिखना चाहूँ R/2p के लिए क्या लिख सकता हूँ, R/2p के लिए c इंटू Z/a0 का पावर 5/2 लिख सकता हूँ इंटू एक r आ जाएगा क्योंकि r को मैंने बाहर निकाल लिया, e टू द पावर माइनस ZR/2a0 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, ये वैल्यू आ जाएगा 2pz के लिए। क्लियर। अब हम लोग कुछ मैचिंग देखते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें आपसे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो बात हम लोग करेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो ग्राफ प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जब भी साई आर का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो अगर एस है तो एस के लिए हमेशा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे उसके पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। तो हमेशा एस का जो ग्राफ होगा वो स्टार्टिंग से क्रिएट होगा। अब ये इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इसके रेडियल नोड पे। तो जैसे यहां पर इसका रेडियल नोड 0 है तो इसके लिए ग्राफ 1s के लिए कैसा हो जाएगा, ऐसा। 2s के लिए रेडियल नोड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैं 2s का अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा आएगा, ये नीचे जाएगा और ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको नीचे से आके टच नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से तो आएगा, कट करेगा लेकिन दोबारा कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा, कारण समझ में आ रहा है। अरे कारण आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक ही बार कट करेगा ना, क्योंकि इसका रेडियल नोड क्या है, 1 है। मैं 2p के लिए बात करूं तो जब भी p, d और f के लिए आप ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे तो उसका जो ग्राफ का इनिशिएशन होगा, हमेशा साई का मैं ग्राफ बता रहा हूं, साई स्क्वायर का नहीं बता रहा हूं, साई का ग्राफ बता रहा हूं। तो उनका ग्राफ का इनिशिएशन हमेशा ओरिजिन से होगा, ओरिजिन से ऊपर जाएगा फिर नीचे आना चालू करेगा। लेकिन नीचे आते वक्त कट करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको रेडियल नोड से पता चलेगा। तो 2p का रेडियल नोड क्या है, 0, मतलब ये ऊपर तो जाएगा लेकिन कट नहीं करेगा। 3dz² के लिए ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ब्रॉडनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ग्राफ 3dz² के लिए भी ऐसा ही आएगा, ये कट नहीं करेगा क्योंकि इसका भी रेडियल नोड क्या है, 0 है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी यहां पर। अब आते हैं सवाल पर, मैचिंग पे आएंगे, लेकिन मैचिंग में हम लोग देख ले रहे हैं एक इक्वेशन है, रेडियल नोड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चल गया। अच्छा, नोडल प्लेन कैसे डिसाइड करोगे, नोडल प्लेन L से डिसाइड होता है और L बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होगा। L का वैल्यू 0 तो नोडल प्लेन आपका 0 हो जाएगा, L का वैल्यू 1 है तो नोडल प्लेन 1 हो जाएगा, L का वैल्यू 2 है तो नोडल प्लेन 2 हो जाएगा। अब सवाल है कि किसका नोडल प्लेन कौन सा होगा, तो यहां पर इसका तो L का वैल्यू 0, इसका L का वैल्यू 0, तो इन दोनों का नोडल प्लेन 0 हो गया। वहीं अगर मैं 2pz का बात करूं तो इसका L का वैल्यू 1 है तो इसका नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो 1 नोडल प्लेन कहां से आएगा, वो 1 नोडल प्लेन आपका जो यहां पर है ना, जैसे 2pz है, इसका मतलब इसका नोडल प्लेन xy नोडल प्लेन हो जाएगा। जो भी लिखा 2px लिखा हुआ रहता तो क्या हो जाता, zy उसका नोडल प्लेन हो जाता, 2py लिखा हुआ रहता तो zx उसका नोडल प्लेन हो जाता। ठीक है, और dz² के बारे में तो हमको पता ही है कि इसका जो नोडल प्लेन होता है एक्चुअली में हम उसको बोलेंगे तो कोनिकल नोड होता है, कोनिकल नोडल प्लेन होता, कोनिकल नोडल होता। क्लियर, ऐसा होता है ना, इतना तो ध्यान होगा। अब इसमें बाकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो बस आपको इस r के जगह पे क्या करना है, जल्दी से बताना, इस r के जगह पे आपको क्या करना है, r² का निकाल देना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर पूछ रहा है उसका इक्वेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो r के जगह पे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले तो r² का क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये Z/a0 का पावर 3 हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस 2 ZR/a0 हो जाएगा। यही होगा, बस सबका पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, r² के लिए इसका क्या आ जाएगा,
सब कुछ लगभग सेम ही आएगा इस दोनों का सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे है, इसलिए यहाँ पर तो 2 रह गया लेकिन यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। बस आर स्क्वायर में क्या करना समझ में आ गया ना, आर स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर कर देना। तो इसका क्या निकल कर क्या आ जाएगा, c इंटू जेड बाई ए नॉट का पावर 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड आर बाई 2 ए नॉट था, तो 2 2 कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते नीचे वाला 2 से वो कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ए नॉट आ जाता। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चाहे तो कर सकते हैं, z बाई ए नॉट का पावर 5 आ जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और आर स्क्वायर का ग्राफ के बारे में या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में हम लोग चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग सवाल को देखते हुए काम करेंगे, ये नहीं कि बैठ के सब कोई मैचिंग करने लगे। ठीक है, इतना कंसेप्ट इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप सवाल के लिए रेडी हो जाए। ठीक, अब आप चाहो तो 2 मिनट पॉज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो, फिर वापस इसमें आ सकते हो। आप देखो क्या मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत बेहतरीन बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो आओ हम लोग सीखते हैं। फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन द कॉलम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको इक्वेशंस बताई या ग्राफ बताए, ये सारे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1 का मैचिंग किससे कर दिया जा रहा है, 2 से। ठीक है, 1 का मैचिंग किससे कर दिया जा रहा है, पहले हम 1 का मैचिंग किससे कर दिया जा रहा है, 2 से। तो 2 से तो मैचिंग होगा ही नहीं क्योंकि इसका रेडियल नोड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। फिर 4 का मैचिंग 4 से, 4 का मैचिंग 4 से, तो अगर मैं 4 का मैचिंग 4 से कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो कोनिकल नोड बन रहा है, और यहाँ पर कैसा नोडल है, ये नोडल प्लेन के बारे में बात हो रही है, मतलब ये मैचिंग भी आपका गलत है। तो नंबर 1 का ए भी गलत है, ये 2 भी मैचिंग गलत है। अब 2 का 2 से, 2 का 2 से, तो 2 का अगर हमको 2 से देखना है तो 2 मेरा क्या है, 2s ऑर्बिटल, इसका किससे मैचिंग कर रहा है, 2 का 2 से कर रहा है, ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसका नोडल प्लेन भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसका रेडियल नोड के बारे में अगर हम बात करें तो 2 माइनस 0 माइनस 1 तो 1 आ रहा है, तो रेडियल नोड 1 है, मतलब ये अभी तो सही है, 2 का 2 से मैचिंग सही है। अब हम आगे देखते हैं उसको किसके साथ मैच किया गया है, 2 का 2 के साथ और फिर उसको p के साथ किया गया है, 2 का 2 के साथ और उसको p के साथ किया गया है। तो अभी हमने 2p का ग्राफ देख लेते हैं, 2s का 2 के साथ हो गया, अब इसको p के साथ किया गया। तो 2s का ग्राफ कैसा बनाए थे, अभी हम लोग देखें कि एक बार कट कर रहा था और फिर मैच, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ इसका सही है, मतलब ये मैचिंग आपका सही है। 2 का 2 और कॉलम नंबर 3 में किसके साथ मैच करेगा, p के साथ मैच करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो c है ये सही है। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया। तो हम लोग जो पढ़े हैं बस उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 का 3 से, अरे 3 का 3 से और फिर 3 का p से, अरे 3 का p से तो मैच होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि p का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, और ऐसा ग्राफ जनरली, ऐसा नहीं मतलब ऐसा है ना, और ऐसा ग्राफ जनरली s ऑर्बिटल के लिए होता है। 3 में क्या है आपका 2pz में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है, बताएं, मतलब ये मैचिंग भी क्या है, गलत। तो एलिमिनेट करके चीज़ों को करिएगा तो बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना कौन सा सही है, 1 का 1 के साथ और फिर 1 का s के साथ। तो चलिए 1 का 1 देख लेते हैं क्या है, 1 का 1 के साथ। अब क्या ये वाला सही पार्ट आ रहा है क्या, देखो तो रेडियल पार्ट में अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया 1s में c इंटू c तो हटा दो, कांस्टेंट है, इक्वल टू नहीं होगा, हमको तो प्रोपोर्शनलिटी देखना है। क्या यहाँ पर z बाई ए नॉट का पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट है, मैच करो तो यस है, मतलब 1 का 1 के साथ तो सही है। अब इसको किसके साथ किया गया है, इसको s के साथ कर दिया गया, इसको किसके साथ कर दिया गया है, इसको s के साथ कर दिया गया है। तो अब हम लोगों को यहां पर एक चीज और देखनी है कि भैया s के साथ क्या आ रहा है, यहां पर s के साथ क्या आ रहा है। तो अगर मैं s के साथ देखूं तो यहां पर बोल रहा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 4 स्टेट इज 27/32 टाइम्स। तो हमको इस दोनों का एनर्जी का ये निकालना पड़ेगा रिलेशन और देखना पड़ेगा क्या रिलेशन सही आ रहा है। चलिए देखते हैं, रिलेशन निकाल करके देखते हैं। तो एनर्जी 4 से 2 के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, बाई 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही आएगा,
यही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है 2 से 4 में ले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 4 से 2 के लिए। तो अगर इसका एनर्जी पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब आप उसको हायर से लोअर में नहीं लेकर जा रहे हैं, आप लोअर से हायर में लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1/16 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 4/16, ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3/16 आ जाएगा। ये आ गया आपका डेल्टा ई का वैल्यू। वही आपको एक बार 2 से 6 के लिए भी निकालना है, तो मैं 6 से 2 करता हूँ, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब समझ जाना कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लोअर से हायर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1/36 माइनस 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8/36। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16/3 इंटू डेल्टा ई 4। तो क्या हम इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा, डेल्टा ई 6 से लेके 2 16/3 इंटू डेल्टा ई का 4 से 2 इंटू 8/36। तो इसको मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, सॉल्व करोगे तो 32/27 इंटू डेल्टा ई 4 टू डेल्टा ई 6 टू। यही तो कह रहा है क्वेश्चन उसमें कि डेल्टा जब आप 2 से 6 में लेकर के जाओगे तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो 32/2 27 टाइम्स होगा। किसका, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को 2 से 4 में लेकर के जाते हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही आ गया। तो ये आपका सही मैचिंग है। अब मैं आगे देखता हूँ 2 1Q तो ऐसे ही गलत हो गया भाई, 2 1Q ऐसे ही गलत हो गया। कारण देख लो 2s के लिए मैंने क्या निकाला है यहाँ पर ZR/2a0, जबकि वहाँ पर क्या है ZR/a0 है। तो ये वाला गलत हो गया। 1 P, ये P वाला भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 1s के लिए तो कटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि रेडियल नोड क्या है 0, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया। 1 4R, अरे 1 का 4 के साथ तो ऐसे ही खत्म कहानी, क्योंकि 1 है तो इसका नोडल प्लेन तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो XY नोडल प्लेन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। आया बात समझ में, अरे आया कि नहीं आया। चलिए एक और सवाल देखा जाए। एक और सवाल, आपको 4He प्लस आयन देखना है। द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, और वो भी किसके लिए, He प्लस के लिए। मतलब जो भी हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है वहां पर Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं उसमें Z का वैल्यू मेंशन नहीं है, तो आप Z का वैल्यू Z के टर्म्स में ही रहने दीजिएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर 1 1R मतलब 1 का 1 के साथ मैचिंग और 1 का R के साथ मैचिंग। तो देखते हैं 1 R में क्या है भाई, 1 1 मैच हो गया। अब इसका R के साथ मैचिंग। यस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट दी न्यूक्लियस। अगर आप आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे, जब भी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको साई का तो ग्राफ प्लॉटिंग करने आ गया, और मतलब रेडियल आर का तो ग्राफ प्लॉटिंग करने आ गया। अब आपको आर स्क्वायर का चाहिए, तो बस जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव में चल जाएगा। मतलब अगर हमको इसका साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ चाहिए तो ये कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। बस ये नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा, और जो नेगेटिव है ही नहीं तो वहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ग्राफ एज इट इज़ रह जाता है। तो अगर मैं 1s का बात करूँ तो इसका ग्राफ ऐसा ही है। तो यस ऑफ कोर्स मैक्सिमम है कहाँ पर, न्यूक्लियस में, जब r का वैल्यू क्या है 0 है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, रॉन्ग। मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन वाइज सही नहीं होगा। 2 का 2 के साथ और फिर 2 का 2 और Q, आओ देखिए 2 का 2 और Q, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2s का 1 रेडियल नोड। देख लो भाई 2s का रेडियल नोड अभी हमने निकाला है 1 है, नोडल प्लेन 0 लेकिन रेडियल नोड तो 1 है।
बहुत जन वहाँ पर कन्फ्यूजन करके देखते हैं, नोडल प्लेन बार बार देख रहे हैं, नोडल प्लेन 0 है तो बोलते हैं कि ये भी इनकरेक्ट है। नहीं, 1 रेडियल नोड तो हमारा आया है, निकाले हम लोग 2, ये सही है। और इसका आप क्यू के साथ कर रहे हो, मतलब 1/a0 का पावर 1/a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब आर स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर देखें आर स्क्वायर, यस ये 1/a0 क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, z का पावर 3 इंटू 1/a0 का पावर 3, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आर स्क्वायर क्या, यही तो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब वो स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, ये भी सही। हमको तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। अब 1 का 3 के साथ कर दिया गया है मैच। भाई 1 का 3 के साथ कैसे हो सकता है? 1 का जब 1 के साथ है इक्वेशन सही, तो 1 का 3 के साथ तो कतई नहीं हो सकता है। मतलब यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, स्टेटमेंट गलत है। 1 का 1 के साथ और फिर उसका s के साथ, तो 1 का 1 के साथ सही है इक्वेशन, आप देख लो 1 का 1 के साथ इक्वेशन सही है और उसका s के साथ ये भी सही है, मतलब गलत कौन सा है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट यही गलत है, लेकिन मेरा आंसर यही सही है। ऑप्शन अगर हम टिक करेंगे तो क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने बोला था। तो आई होप तुम्हें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सवाल को किस तरीके से करना है, इस सवाल के द्वारा आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप इस रैंकर्स जेईई एडवांस वाले जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे बाइट्स मिलते रहे, ऐसे क्वेश्चंस के बाइट्स आपको नए नए मिलते रहे और आप चीज़ों को सीखते रहे और आपके लिए चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।